हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में विच इज़ प्रोवाइडेड बाय सिनर्जी मैरीन ग्रुप टू देयर एम्प्लॉयज़। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इंश्योरेंस मैनुअल फॉर मेडिक्लेम एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस सर्विसेज। तो इसमें दो चीज़ें कवर हो रही है, एक तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है? जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो जो भी मेडिकल बिल्स वगैरह आते हैं, दवाई के, सर्जरी के और रूम के, तो उन सब के इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। और पर्सनल एक्सीडेंट, जब आप एक्सीडेंटल डेथ होती है जो, तो उसमें जो आपको या आपके नॉमिनी, मतलब आपकी फैमिली को जो भी आपने नॉमिनी बना रखा है, उनको जो क्लेम मिलता है एक अमाउंट का, स्पेसिफिक अमाउंट का, तो उसे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम, अब इसमें देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। द सिनर्जी मैरीटाइम रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्राइवेट ऑफिसर्स बेनिफिट इज डेजिग्नेटेड। इन्होंने पार्टनरशिप करी है मार्श इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। तो ये इन्होंने दो दिया, ग्रुप फ्लोटर मेडिक्लेम, ये वही मेडिकल जो आप करेंगे क्लेम हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे, ये एक वो पॉलिसी है। दूसरा ये है एक्सीडेंटल, जब आपकी डेथ हो जाएगी तो आपके जो नॉमिनी है उनको जो अमाउंट मिलेगा क्लेम का, कंपनसेशन अमाउंट, ये उसका है। तो ये दो चीज़ों को कवर कर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या अमाउंट है। तो पॉलिसी की डिटेल्स इन्होंने ये दी है। जो मेडिक्लेम पॉलिसी है जिसमें मेडिकल बिल्स वगैरह कवर होंगे, उसकी सम इंश्योर्ड, इन्होंने वो इंश्योरर का नाम है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और पॉलिसी का नेम भी है GFMP। तो सम इंश्योर्ड 4 लाख है इसमें, आप मेडिक्लेम 4 लाख तक का कर सकते हैं। पॉलिसी नंबर अवेटेड दिखा रहा है। पॉलिसी का पीरियड जो है ये 29/11/2024 से 28/11/2025 तक है। तो ये 2025 तक है, अभी रिन्यू इसके बाद होगी, जब होगी। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? पैरामाउंट, जो TPA होगा वो इसके, ये है पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इस TPA के थ्रू आप जो है अपना इंश्योरेंस वगैरह जो भी है क्लेम कर सकते हैं। फिर ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, GPA ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ये भी उसी के थ्रू ही है सेम। इसमें आपका जो सम इंश्योर्ड है वो है 20 लाख का, आपको 20 लाख का क्लेम मिलेगा आपकी डेथ पे, आपकी कंपनी को आपके फैमिली को मिलेगा, ठीक है। तो ये सेम ड्यूरेशन है। ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर नॉट अवेलेबल। अब की कंपोनेंट्स देख लेते हैं इस पॉलिसी के। ये है फ्लोटर वाली, ठीक है, मेडिकल, जिसमें मेडिकल क्लेम करेंगे आप हॉस्पिटल में जाके, तो आप 4 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं पर इंडिविजुअल एंड देयर डिपेंडेंट्स। हर एक के लिए 4-4 लाख रुपए तक का क्लेम आप कर सकते हैं। तो आप अपने लिए भी कर सकते हैं, फॉर सेल्फ, फैमिली फ्लोटर फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड 2 चिल्ड्रन, अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने 2 बच्चों के लिए, 2 बच्चों तक का आप कर सकते हैं। तीसरा बच्चा होगा तो उसका नहीं हो पाएगा। चाइल्ड कब तक, कौन सी एज तक कवर हो सकता है? 3 मंथ से लेके मैक्सिमम 21 की एज तक उसके मेडिकल बिल्स और जो भी चीज़ें हैं वो कवर हो सकती है इस पॉलिसी में। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ TPA फैसिलिटी फॉर क्लेम सेटलमेंट, तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैशलेस एंड रेम्बर्समेंट फैसिलिटीज़ है, कैशलेस है और रेम्बर्समेंट हो गई, ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अब ये देखिए, प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर कंसल्टेंट फी, मेडिकल रिपोर्ट एंड, इसका मतलब ये है जो हॉस्पिटलाइज होने से पहले, एडमिट होने से 30 दिन पहले जो भी आपका डॉक्टर कंसल्टेशन की फ़ीस होगी, जो वो चार्जेस लेते हैं 500-1000 रुपये, मेडिकल रिपोर्ट्स एंड रिलेटेड मेडिकेशन इशूड 30 डेज प्रायर टू हॉस्पिटलाइजेशन, वो भी रिएम्बर्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटलाइज होने से 30 दिन पहले का भी अगर आपने कुछ मेडिकल क्लेम्स वगैरह हैं या कंसल्टेंट फीस या मेडिकल रिपोर्ट ये सब है, तो वो भी रिएम्बर्स हो जाएगा। फिर ये पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, तो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद, ठीक है, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, मेडिकल रिपोर्ट्स एंड रिलेटेड मेडिकेशन इशूड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन कैन बी रिम्बर्स्ड। तो हॉस्पिटलाइजेशन के 60 दिन बाद तक का भी, अगर आप डिस्चार्ज हो गए उसके बाद भी जो है 60 दिन बाद तक का भी आप मेडिकल क्लेम ले सकते हैं, वो सब भी रिम्बर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने रेंट के बारे में लिखा है, तो रूम रेंट एंड नर्सिंग चार्जेस, तो इसमें ये लिखा है कि आपका जो टोटल सम अमाउंट है मेडिकल का, जो 4 लाख है, उसका आप पर डे 1% ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आप करेंगे तो बाकी का ऊपर का आपको देना पड़ेगा। यहाँ लिखा है रूम रेंट एंड नर्सिंग चार्जेस, द हॉस्पिटल रूम रेंट प्लस नर्सिंग चार्जेस शुड नॉट एक्सीड 1% ऑफ योर सम इंश्योर्ड अमाउंट पर डे।
तो आपका 1% 4 लाख का हो गया, 4,000 रुपये पर डे। तो एडिशनल रूम रेंट प्लस दिस इज पेबल बाय द क्लेमेंट इंश्योर्ड, जो आप इंश्योरेंस वाले हैं जिसका इंश्योरेंस हो रखा है, 4,000 से ऊपर कुछ भी होगा तो वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। बाकी इन्होंने लिखा है ये, इफ़ यू ऑप्ट फॉर अ हायर रूम रेंट प्लस नर्सिंग चार्जेस, तो अगर आपने ज़्यादा रूम, जैसे किसी रूम का चार्जेस होता है 4,000 5,000 पर डे का, 10,000 ऐसे, तो इन्होंने 4,000 तक की लिमिट दे रखी है। अगर आपने ज़्यादा इससे 4,000 से ऊपर वाला रूम ले लिया है, ठीक है, तो फिर जो है इंश्योरेंस वाले आपका जो डिडक्शन है वो इसकी लिमिट कम कर देंगे, ठीक है। ये सर्जरी कंसल्टेशन, ओटी चार्जेस, इन्वेस्टिगेशन चार्जेस, बेड चार्जेस, तो फिर यहाँ पे आपकी लिमिट कम हो जाएगी। जैसे आपने एज एन एग्जांपल 5,000 का रूम रेंट पे ले लिया, ठीक है, और आपकी लिमिट थी 4,000, तो वो जो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे इनकी लिमिट को कम करके एडजस्ट किया जाएगा। जैसे सर्जरी कंसल्टेशन की होगी लिमिट 10,000, तो उसको 9,000 कर दिया जाएगा, तो ऐसे करके। बट ये जो ये लोग एडजस्टमेंट करेंगे, ये एडजस्टमेंट मेडिसिन और इम्प्लांट के चार्जेस में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है सर्जरी कंसल्टेशन, ओटी चार्जेस, इन सब में ही एडजस्ट कर पाएंगे। ये आपको पूरा का पूरा मिलेगा, मेडिसिन का चार्जेस और इम्प्लांट के चार्जेस, ठीक है। अब ये है व्हाट इज़ कवर्ड, इसका मतलब क्या है। फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, तो पॉलिसी के फर्स्ट डे से जो एक्चुअल जो नॉर्मल पॉलिसीज़ होती है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, उनका ये रहता है कि पहले साल में आपको क्लेम नहीं मिलेगा पॉलिसी के, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, आपको पहले दिन से ही आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, तो ये इसमें एक अच्छी चीज़ है। therefore claims arising from the first day of the inception of the policy will get paid है। आई एंड टीथ ट्रीटमेंट रिजल्टिंग ओनली आउट ऑफ, तो आई और टीथ का अगर आपको कुछ करवाना है ट्रीटमेंट वगैरह, तो अगर वो एक्सीडेंट की वजह से कुछ हुआ है तभी उसका आप क्लेम करवाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल नहीं करवाएंगे। जैसे आपके दांत में कीड़े लग गए या रूट कैनाल करवाना है ऐसा, तो ये सब आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सीडेंट से आपके दांत टूट गए या कुछ हो गया तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। बाकी कैटरेक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं, अमाउंट पेएबल फॉर कैटरेक्ट सर्जरी 24,000 मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको 24,000 रुपये पर आई का मिल जाएगा कैटरेक्ट सर्जरी के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। व्हाट इज़ नॉट कवर्ड, मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट आपको पता ही होगा, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ क्लेम्स, मेडिक्लेम मैनेजमेंट, तो इसमें क्या लिखा है, टीपी, हाँ, कैशलेस सर्विस वेयर इन द इंश्योर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी मनी एट द टाइम ऑफ एडमिशन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, द बेनिफिट इज प्रोवाइडेड ओनली इन द हॉस्पिटल। हाँ, तो ये जो भी इनकी फैसिलिटीज़ है, ये जो भी टीपी अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स होंगे वहीं पे आप जो है इन सबको क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको पता लगाना है कि टीपी अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स कौन से हैं आपके लोकल एरिया में, तो ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आप ऐसे क्लिक करें, ठीक है, ये ऐसे खोल देगा। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखना है, सेलेक्ट करना है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है। अपनी सिटी सेलेक्ट करें, अपना सॉरी उत्तराखंड, मेरा स्टेट उत्तराखंड है, मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करूँगा, सिटी सेलेक्ट करूँगा देहरादून, ठीक है। फिर यहाँ पॉलिसी टाइप, ग्रुप का देखना आपको, इंडिविजुअल का, हम ग्रुप का देखते हैं, तो ग्रुप कोड इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है, तो आप सबमिट कीजिए। तो यहाँ पे जो है एरिया, आपके जो एरिया में है लोकेलिटी में, वहाँ पे जो जो टीपीएस से अप्रूव्ड है हॉस्पिटल्स जहाँ पे आप ये मेडिक्लेम कर पाएंगे, उनकी लिस्ट आ चुकी है। तो ये मेरे एरिया की है, जैसे आप देख सकते हैं, एरिया देहरादून, देहरादून ये लोकल एरियाज़ के नाम है, ये हॉस्पिटल्स के नाम है, ये एरिया, टेलीफोन कोड है, टेलीफोन सिटी यहाँ पे लिखी है देहरादून, ये पिन कोड है हमारा, ये डिटेल्स है, ये डायरेक्शंस है, मैप, ठीक है। आप इस लिस्ट को एक्सपोर्ट भी करा सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में, ये देखिए, ये सेकंड, तो इतने मैक्सिमम जो है इन्होंने कवर करे हुए हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं अपने एरिया। आपको रिम्बर्समेंट कब नहीं मिलेगा, जब आप किसी ऐसे हॉस्पिटल से करवा लेंगे जो टीपीए से अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, जो हॉस्पिटल टीपीए के लिस्ट में नहीं आता है। अब क्लेम इंटीमेशन रिक्वायरमेंट्स, इसमें क्या क्या है, मस्ट बी अर्लीस्ट फॉर बोथ, आपको जल्द से जल्द अपने क्लेम का जो करना है उसकी इंटीमेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर क्लेम इंटीमेशन, फर्स्ट इंटीमेशन फॉर रिम्बर्समेंट शुड बी सेंड टू पैरामाउंट टीपीए वाया ईमेल, ईमेल के थ्रू आपको पैरामाउंट टीपीए को अपने क्लेम की इंटीमेशन भेजनी पड़ेगी।
इसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए? कंपनी नेम, क्रू आईडी, रैंक, नेम ऑफ द पेशेंट, एज, रिलेशनशिप, नेचर ऑफ इलनेस, हॉस्पिटल डिटेल्स, डॉक्टर नेम वगैरह वगैरह ये सब। तो ये सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सीडेंट का केस है तो उसमें डेट एंड टाइम, लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट, एफआईआर रिपोर्ट एंड सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, अब रिइंबर्समेंट क्लेम प्रोसीजर हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स। क्लेम इंटीमेशन शुड बी मेड विद इन 7 वर्किंग डेज आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। क्लेम का इंटीमेशन आपको जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 7 दिन के अंदर अंदर देना है। ठीक है, ऑन क्लेम इंटीमेशन आपको जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने पीछे दिखाई वही सब जमा करनी है। और टू बी completed and couriered within 25 days of discharge from the hospital for claim settlement। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 25 दिन के अंदर अंदर आपको क्लेम सेटलमेंट के लिए अपने ओरिजिनल रिइंबर्समेंट डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ठीक है, फिर क्लेम की पेमेंट्स आर नाउ बीइंग मेड थ्रू ये नेफ्ट, कैंसल्ड चेक, ये सब डिटेल्स आप खुद पढ़ लीजिए। टेक्स अ मिनिमम ऑफ 1 मंथ। क्लेम सेटलमेंट के लिए 1 महीना लगेगा। ठीक है, अगर कोई डेफिशिएंसी आई डॉक्यूमेंट में तो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। डॉक्टर की फ़ीस आपकी कैश में जो है 10,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए टोटल ओवरऑल, जिस ड्यूरेशन के लिए आप हॉस्पिटल में है तो टोटल आपका जो है उससे जो भी ऊपर होगा वो आपको देना पड़ेगा। फिर प्री हॉस्पिटलाइजेशन, ऑल ओरिजिनल क्लेम डॉक्यूमेंट्स, बिल्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट बी courier टू TPA विद इन 25 days ऑफ डिस्चार्ज फॉर रिम्बर्समेंट। तो जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो क्लेम्स हैं, जैसे कि जो क्या बोलते हैं एडमिट होने से पहले के 30 दिन, एडमिट होने से जो 30 दिन के अंदर अंदर के जो भी आपके बिल्स वगैरह हैं वो सब आपको डिस्चार्ज होने के 25 दिन के अंदर अंदर TPA को मेल करने पड़ेंगे रिइंबर्समेंट के लिए। ये पोस्ट का है, इसमें क्या है जितने भी डिस्चार्ज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के 60 दिन बाद के जो भी आपके बिल्स वगैरह है वो आपको विद इन 90 डेज ऑफ डिस्चार्ज, आप 90 दिन के अंदर अंदर, डिस्चार्ज होने के 90 दिन के अंदर अंदर आपको जो है यही पैरामाउंट TPA को मेल करनी है अपनी रिइंबर्समेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा है सिक्योरिटी डिपॉजिट। द पेशेंट विल बी चार्ज्ड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय द हॉस्पिटल। दिस डिपॉजिट इज मेंटेन्ड इन द इवेंट दैट कैशलेस is denied or non-payable items which are not payable by the insurance company will be deducted। तो ये थोड़ा सा आपसे सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करवाएंगे एडमिट जब आप होंगे उसके टाइम पे, क्योंकि जो जो चीज़ें इंश्योरेंस में क्लेम नहीं हो रही होंगी वो फिर आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसमें से डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि वो पर डे का 4,000 से अगर आपने ज़्यादा का रूम वाला ले लिया तो उसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आपको देने पड़ेंगे, तो वो इसमें से सिक्योरिटी डिपॉजिट में से डिडक्ट हो जाएगा। आपकी कैटरेक्ट की सर्जरी है 28,000 से ऊपर जाएगी तो जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो आपके इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, ऐसे करके। तो इस वजह से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। कितना है वो पता नहीं। अब ये देख लेते हैं डिस्चार्ज। टेक द डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट टू द हॉस्पिटल TPA डेस्क, who will send to TPA again, ensure that the hospital TPA desk send the documents to TPA may inform same। तो आपको डिस्चार्ज होने के बाद ये चीज़ ध्यान में रखनी है। डिस्चार्ज होने के बाद आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जो है मेल करवा दें हॉस्पिटल के थ्रू ही TPA को। ठीक है, इन्फॉर्म वाया ईमेल और फ़ोन के थ्रू इन्फॉर्म करवा दें। ऑन रिसिपेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स द TPA will take few hours to verify the documents. In case of document deficiencies, Paramount will inform the hospital TPA desk. It is important that the patient relative constantly monitors the development between the TPA and the hospital। तो ये वही है, आप डिस्चार्ज होने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हॉस्पिटल का TPA डेस्क है वहाँ पे दीजिए। वो इनको पैरामाउंट वालों को मेल और ये सब करेंगे, तो वो उसको बस आपको फॉलो अप करना है। ठीक है, और ये आपको मेक श्योर करना है कि वो ये ईमेल, फ़ोन, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये इसके थ्रू भेज दें। यहाँ पे लिखा है तो इन्होंने लिखा है जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो आपको तब तक रिटर्न नहीं मिलेगा जब तक इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू चेक नहीं मिल जाएगा हॉस्पिटल को, तब तक वो आप लोगों को सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं करेंगे। तो इसको 1 महीना भी लग सकता है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स वाइल सबमिटिंग द क्लेम्स रिइंबर्समेंट एंड कैशलेस फॉर द बिलो लिस्टेड
elements, the corresponding mandatory documents must be submitted along with other essential claim relevant documents. तो अगर आपकी कैटरेक्ट की सर्जरी है, ठीक है, तो उसके साथ आपको ए स्कैन रिपोर्ट प्लस IOL स्टिकर ये चाहिए होगा. इफ़ लेंस इज अबव 10,000 देन परचेज इनवॉइस इज रिक्वायर्ड. फ्रैक्चर्स, एक्सरे रिपोर्ट विद प्लेट्स. अगर फ्रैक्चर है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है. और एक्सीडेंट है तो ये चाहिए MLC, FIR और सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम पेशेंट. फिर एंजियोग्राफी तो फाइनल रिपोर्ट विद द डायग्राम. तो मतलब आप ये देख लीजिए, अगर इसमें से आपका कुछ हुआ है तो उसके साथ कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपको देनी पड़ेगी क्लेम करने के टाइम पे. पैरालिसिस है तो CT स्कैन, MRI रिपोर्ट, तो ये सब. अब ये देख लेते हैं ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम सेटलमेंट. अगर आप मर गए, सीफेयर अगर मर गया, डेथ हो गई, तो क्लेम इंटीमेशन मार्च को विद इन 48 आवर्स को के अंदर अंदर जो है सीफेयर की डेथ का जो क्लेम का इंटीमेशन है वो देना पड़ेगा 48 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है. और द सेम इंटीमेशन इज सेंड टू बी क्लेम हब इंश्योरेंस कंपनी को भेज देना पड़ेगा. रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंडेटरी है, डेथ सर्टिफिकेट, FIR, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, क्लेम फॉर्म duly filled by the deceased family's member, declaration by a family member stating the case of death. If claim is payable, then the claim amount for personal accident will be raised in the name of the, ठीक है. अगर क्लेम मिल गया तो वो कंपनी के नाम पे मिलता है, फिर वो फैमिली को दे देते हैं, डायरेक्ट कंपनी को नहीं मिलता है, फैमिली को नहीं मिलता है. ऑनलाइन कार्ड क्लेम मेडिक्लेम, तो आपको अपना कार्ड बनवाना है तो ये वेबसाइट दे रखी है, इस पर आप क्लिक कीजिए. ये मैं PDF अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इन लिंक्स के थ्रू अपना जो है बना सकते हैं. तो इसमें एम्प्लॉय ID बनेगी, एम्प्लॉय कोड वगैरह चाहिए होते हैं, क्रू ID, तो ये ऐसे नहीं बनता है, ठीक है. द इंश्योर्ड कैन एक्सेस द कार्ड और क्लेम विद द फॉलोइंग. कार्ड बनवाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, जाना है, ये इन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं. यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है इंश्योरेंस इंडिया, इंश्योरेंस कंपनी की जगह एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट करना है ऊपर, और फिर वहाँ पे अवेटेड लिखना है. फिर एंटर क्यू अपनी ID लिखनी है, OTP आएगा आपके नंबर पे. जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको प्रिंट अपना कार्ड कर लेना है और आपको एक अपना कार्ड मिल जाएगा इंश्योरेंस का, ठीक है. तो दैट्स इट, इतना ही आज की वीडियो में. अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिए, और मेरे को या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज है, टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना रखा है उस पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है. आई होप मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँगा. अगर कोई और डाउट है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क. मैं घर पे ही हूँ, अभी कहीं गया नहीं हूँ, सेल पे नहीं हूँ, तो आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेरीज. सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.